पूरी इकोलॉजी करने वाले हैं एंड वी आर गोना स्टार्ट विद दिस ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले पॉपुलेशन इंट्रैक्शन करेंगे कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में हम ऐसे करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक पहले और लो वेटेज बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में टेंशन ज़्यादा होती है तो करके, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इनहिबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज़। अगर मान लो कोई ऐसा जगह है जैसे डेजर्ट है, उधर क्या सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस है या कैमल ही कैमल है, लाइक ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा एक भी हैबिटेट नहीं है जिसमें सिर्फ एक स्पीशीज़ हो। एंड सच अ सिचुएशन इज़ इवन इनकंसीवेबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसी सिचुएशन। क्यों? फॉर एनी स्पीशीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीशीज़ ऑन विच इट कैन फीड। किसी भी स्पीशीज़ के लिए ना एक और रिक्वायरमेंट होती है, एक और स्पीशीज़ की, जिसको वो खा सके, ठीक है। ओके, इवन अ प्लांट स्पीशीज़, अगर तुम प्लांट की भी बात करते हो कि अरे कैक्टस वगैरह तो कुछ नहीं खाते, वो तो ऐसे रह लेंगे, उन्हें तो सन चाहिए होता है, नहीं, इन्हें भी अपना फूड चाहिए और उसके लिए माइक्रोब्स चाहिए होते हैं जो सॉइल में होते हैं ना, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये सब आप ने वो पढ़ा होगा कि लाइकेंस होते हैं एल्गी और उसकी एसोसिएशन, माइकोराइजा होती है फंगाई और हायर प्लांट्स की एसोसिएशन, राइट। तो वैसे होता है, ठीक है। हर प्लांट्स को भी दूसरे स्पीशीज़ चाहिए होते हैं और बीज वगैरह चाहिए होते हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना। ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह प्लांट की अब्जॉर्प्शन के लिए। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। पॉलिनेशन कैसे करेगा, बीज वगैरह नहीं होगी। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। कोई भी स्पीशीज़ आइसोलेशन में नहीं रह सकती है, बट उन्हें इंटरैक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़ मैनी इंटरैक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट। अब देखो मिनिमल कम्युनिटीज़ जैसे डेजर्ट, वहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं बट उसमें इंटरैक्शन लिंकेजेस है, मतलब कैमल उसको खा रहा है कैक्टस को, ये एक लिंकेज है, ठीक है। और कुछ लिंकेजेस हमें दिखती नहीं है, जैसे हमें प्लांट की डिस्कस की, प्लांट माइक्रोब्स पे डिपेंडेंट है, ये हमें दिखता नहीं है बट होता है, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन अराइज फ्रॉम, इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो इंटरैक्शन होती है वो अराइज करती है फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। दो डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरैक्ट करती है, जो उससे होता है उसे इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। दे कुड बी बेनिफिशियल हो सकते हैं, डिटर्मिनेंटल हो सकते हैं मतलब हार्मफुल हो सकती है, या फिर न्यूट्रल हो सकती है जिससे फ़ायदा भी ना हो नुकसान भी ना हो, टू वन स्पीशीज़ और बोथ। पॉजिटिव साइन हमें दिखाता है कि बेनिफिट हो रहा है उस स्पीशीज़ का, नेगेटिव दिखाता है कि उसका नुकसान हो रहा है। जीरो है मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल है। और इसका हमें टेबल दे रखा है। अब देखो जब दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दोनों प्लस प्लस में, तो ये म्यूचुअलिज्म है, ये ऑब्लिगेट है, मतलब ये जो दो स्पीशीज़ हैं ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये ऑब्लिगेट है, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ भी, इसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, ये कॉम्पिटिशन है, ठीक है। जैसे तुम्हारा नीट के लिए कॉम्पिटिशन है, राइट, एक ही स्पीशीज़ के बीच में होता है और ये एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, मतलब जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू कर पाती है और जो वीकर स्पीशीज़ है वो हट जाती है, ठीक है। इसकी एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये प्रीडेशन है। प्रीडेशन में एक क्या कर रहा है, जो प्रीडेटर है ना वो तुम्हारे प्रे को मार दे रहा है, ठीक है, तो मर जा रहा है। पैरासिटिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव, बट कोई मर नहीं रहा है। जो तुम्हारा पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर है, होस्ट से खून वगैरह ले रहा है, जैसे लीच है या फिर जुएँ होती है किसी के, वो खून ले रही हैं बट वो बंदे को मार नहीं रही है, बंदे को नुकसान कर रही है बट उसको मार नहीं रही है। बट अगर तुम्हें शेर खा जाए तो शेर का फ़ायदा हो गया, तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम मर गए हो, वो प्रीडेशन है। कॉमेंसलिज्म, एक का फ़ायदा है दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अमेंसलिज्म, एक का नुकसान है दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कहाँ होता है, ये होता है तुम्हारा पेनिसिलियम, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, कि जो बैक्टीरिया है उसका नुकसान हो रहा है, जो पेनिसिलियम है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो बैक्टीरिया को तो नुकसान हो रहा है बट उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा पेनिसिलियम को। बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में दोनों की हार है, म्यूचुअलिज्म में दोनों जीत रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन आ जाता है, जिसमें एक ही स्पीशीज़ की बेनिफिट हो रहा है, जैसे पैरासाइट और प्रेडेटर, ठीक है।
और जो दूसरा उसका नुकसान हो रहा है, पैरासाइट होस्ट को नुकसान कर रहा है, प्रेडेटर प्रे को नुकसान कर रहा है। द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिशियल एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी छोटे बच्चे को नोट्स दे दिया, अपनी पुरानी किताबें दे दी, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका तो फ़ायदा हो गया है ना, तो इसे कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। इन अमेंसलिज्म ऑन दी अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म, एक स्पीशीज का हार्म और दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म में क्या होता है इन तीनों में, कि वो साथ साथ रहते हैं, वो साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं। मतलब अगर देखो तुम्हारे सिर पे जूं है तो तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारे साथ ही जाएगी। अगर देखो ज़ीब्रा है एक जंगल में, तो शेर भी उसी जगह होगा जब ज़ीब्रा होगा। शेर कहीं दूर पे थोड़ी रहेगा, उनके पास पास ही रहेगा ताकि खा सके आराम से। ठीक है, तो प्रीडेशन क्या होता है, व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इफ द कम्युनिटी हैड नो एनिमल टू ईट द प्लांट्स। देखो अब क्या होगा अगर प्लांट्स ही बढ़े जा रहे हैं, प्लांट को खाने के लिए कुछ नहीं, तो प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे ना, और फिर इतना तो न्यूट्रिएंट ही नहीं रहेगा सॉइल में, है ना। तो अब देखो, अब कोई और आएगा, ज़ीब्रा वगैरह आएगा, वो प्लांट को खा लेगा, प्लांट को खा लेगा तो ज़ीब्रास हो जाएंगे। अगर ज़ीब्रा को खाने वाला नहीं होगा तो ज़ीब्रा ज़्यादा हो जाएंगे। एक तुम्हारा डेजर्ट था, ठीक है, वहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्बीवोर्स हो गए थे और शेर वगैरह थे नहीं, तो मतलब जितना वो लैंड था ना वो पूरा डेजर्ट में बदल गया था ड्यू टू दिस, कि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग की जानवर में, और कोई वहाँ पे शेर शूर नहीं था। दैट इज़ व्हाट हैपेंस, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसलिए प्रेडेटर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि कार्निवोर्स जो नॉन वेज खाते हैं वही प्रेडेटर्स है? नहीं, एक स्पैरो अगर सीड खा रही है ना तो वो भी प्रेडेटर ही है। ऑल द एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर्स। एनिमल हम ऐसे नहीं कर सकते कि हर्बीवोर्स है तो तुम्हारा शरीफ है, नहीं, वो भी प्रेडेटर है, वो भी खा रहा है। ठीक है, तो बिसाइड्स एक्टिंग एज conduits for energy transfer across trophic levels, predators play an important role। मतलब वो एनर्जी ट्रांसफ़र तो हो ही रही है उनके थ्रू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्रे की पॉपुलेशन है तो उसको भी कंट्रोल में रखते हैं, कि अगर ज़्यादा हमारे हर्बीवोर्स हो गए तो वो तो प्लांट को खाई जाएंगे, हर जगह डेजर्ट बन जाएगा, तो वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। बट फॉर प्रेडेटर्स, प्रे स्पीशीज़ कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। जैसे मैंने डेजर्ट वाला एग्जाम्पल दिया, अगर प्रे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, when certain exotic species are introduced into new geographical area, मतलब मानो मैंने ये लिया, मैंने इसको ना कहीं न्यू एरिया में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इसका कोई प्रेडेटर नहीं है, इसको कोई खाने वाला नहीं है, तो ये बच्चे पैदा कर ही जाएगा, अपने से कितने सारा प्रोड्यूस कर लेगा ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये अपने ज़्यादा स्प्रेडिंग फास्ट इन्वेजिव बन जाता है और जल्दी से स्प्रेड करना शुरू कर जाता है, बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स प्रेडेटर। इसको कोई खाने वाला नहीं है उस लैंड में। ठीक है, दैट्स वाई द प्रिकली पेयर कैक्टस, जो प्रिकली पेयर कैक्टस था ना उसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में इन द अर्ली 1920s, और उसने हैवॉक क्रिएट कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया था क्योंकि उसका कोई प्रेडेटर नहीं था। फिर उसका प्रेडेटर यानी कि एक मॉथ जो कैक्टस खाता था उसको लाया गया। ठीक है, और उसने उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर दिया। जैसे ये तुम्हारा प्रिकली पेयर कैक्टस है, तो मॉथ आया, मॉथ ने इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर दिया। ठीक है, ये प्रिकली पेयर कैक्टस को मॉथ ने कंट्रोल किया था। ठीक है, ये याद रखने सारे एग्जांपल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रेज पॉपुलेशन। Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species। अब इसका क्या मतलब है, इसका ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट थी ना, वहाँ पे एक पिजास्टर स्टारफिश थी जो एक प्रेडेटर थी। वो किसको खाती थी, वो इन्वर्टिब्रेट्स को खाती थी। ठीक है, ये पिजास्टर स्टारफिश थी जो तुम्हारे इन्वर्टिब्रेट्स को खाती थी, बट जब उसको हटा दिया गया ना उस जगह से,
तो वहाँ पे 10 स्पीशीज़ ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गई उनकी 10 स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि वो आपस में ही रिसोर्सेज के लिए लड़ने लग गए थे, उनको खाना कम पड़ा था। बट जब पिजेस्टर स्टारफिश थी ना, तो वो उनको खा जाती थी, तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं था। बट जब वो हट गई ना, उन आपस में स्पीशीज़ में कंपटीशन आने लगा, और जिसकी वजह से 10 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन करते हैं प्रीडेटर्स, ठीक है। अब if a predator is too efficient and overexploits its prey might become extinct, and following the predator will also become extinct for lack of food। अगर देखो शेर है, वो एक ही दिन में पूरा जो झुंड है तुम्हारे ज़ीब्रास का, उसको खा जाए, उसको मार दे, तो फिर अगले दिन उसके पास कुछ खाना ही नहीं होगा, ठीक है। और प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तुम्हारा शेर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और ज़ीब्रा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यही रीज़न है कि प्रीडेटर्स प्रूडेंट होते हैं, मतलब केयरिंग होते हैं। उनको पता है कि आज हमने सारा खाना खा लिया तो कल हमारे पास नहीं रहेगा, तो वो ग्रीडी नहीं होते, वो अपनी नीड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो वो जितना ज़रूरत होता है उतना ही खाते हैं और कल के लिए बचा के रखते हैं। तो दे आर प्रूडेंट। प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस। अब प्रे भी कम नहीं, उन्हें प्रीडेटर से बचना, तो उन्होंने काफ़ी डिफेंसेस बना लिए अपने। जैसे इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग है, वो कैमोफ्लेज कर जाते। तुम्हें कमीलियन पता है, तुम्हारा उसको क्या कहते हैं, गिरगिट, वो अपना कलर बदल देता है सराउंडिंग्स के थ्रू। क्यों? ताकि उसको कोई प्रेडेटर खा ना सके, इसको कैमोफ्लेज होना कहते हैं, ठीक है। अब सम आर पॉइजनस, कुछ पॉइजनस बन जाते हैं, जैसे स्नेक वगैरह हैं, वो पॉइजनस बन जाते हैं ताकि कोई खा ना सके उन्हें। अब मोनार्क बटरफ्लाई है जैसे, इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल। मोनार्क बटरफ्लाई ना वो जब वो होती है ना कैटरपिलर, तो वो बहुत पॉइजनस प्लांट्स खाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो पॉइजनस और डिस्टेस्टफुल बन जाती है। इसलिए कोई भी बर्ड वगैरह मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाता और वो बची रहती है, क्योंकि इसका टेस्ट गंदा होता है और वो पॉइजनस होती है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स। प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स प्रीडेटर हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस, फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट। जितने भी 25% ऑफ इंसेक्ट है वो फाइटोफेगस है, मतलब प्लांट के कोई ना कोई पार्ट को खाते हैं, प्लांट के सैप को खा लिया, नेक्टर खा लिया, कुछ वो लेते रहते हैं, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज सिवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एंड दे कैनॉट रन। अब प्लांट भाग तो नहीं सकता, प्रे तो फिर भाग सकते हैं, ये भाग ही नहीं सकते, तो उन्होंने मैकेनिज्म इवॉल्व किया। अब देखो केमिकल डिफेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस उन्होंने अगेंस्ट हर्बीवोर्स किए। जैसे थॉर्न्स हो गए, कैक्टस के कांटे होते हैं, रोज़ में थॉर्न्स होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल अकेशिया एंड कैक्टस, इनमें थॉर्न्स होते हैं ताकि कोई खाए ना, ठीक है। आर द मोस्ट कॉमन ये मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर पे जो होता है, एक्सटर्नल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थॉर्न्स है। अब मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस स्टोर केमिकल्स, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो पॉइजनस होते हैं या फिर हर्बीवोर को बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वीड कैलोट्रोपिक्स है, ठीक है, अबैंडन फील्ड्स में जो ग्रो होती है, या हाईली पॉइजनस, ठीक है। अब देखो वीड कैलोट्रोपिस अबैंडन फील्ड्स में ग्रो करती है, और ये ना हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इस पे पहले PYQ आ रखा है, देखो रेड पेन से जो भी मैंने वो कर रखा है ना, उस पर PYQ आ रखा है। वीड कैलोट्रोपिस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड रिलीज करते हैं, जिसके वजह से कैटल बीमार हो जाती है। तो इसलिए कैटल गोट्स को पता होता है कि ये नहीं खाना है, ये हमें बीमार कर देगा, तो वो नहीं खाती हैं। और काफ़ी अलग जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ये ओपियम वगैरह, ये जो ड्रग्स होते हैं या कैफीन वगैरह के प्लांट्स होते हैं, उनको भी नहीं खाते हैं। वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था, और एक आता है कि हमें वो पसंद आ गया और हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट वो उन्हें हर्बीवोर से दूर रखता है, वो नहीं खाते हैं क्योंकि वो कड़वा होता है, तो वो नहीं खाते हैं, है ना। उसके बाद हम कंपटीशन पे आते हैं। जब डार्विन ने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है नेचर में, ही वॉज कन्विंस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कॉम्पिटिशन से एवोल्यूशन होता है, मतलब जो कमज़ोर स्पीशीज़ होती है वो हट जाती है कॉम्पिटिशन की वजह से और स्ट्रॉन्ग रह जाती है, ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जब फाइट करती है आपस में और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे 2 फिशेस की स्पीशीज़ है, वो फाइट कर रही है। पहले ये माना जाता था कि जैसे 2 स्पीशीज़ हैं फिश की, वो लड़ रही हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो कंपटीशन है। बट फिर बाद में
पता चला कि ये इंटायरली ट्रू नहीं है, बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़, कुछ बहुत ही अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी कंपटीशन में हो सकते हैं, जैसे गोट और टॉर्टोइज, वो दोनों ग्रास खाते हैं तो वो भी कंपटीशन में हो सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंट इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, जैसे अब देखो फॉर इंस्टेंस इसमें एग्जांपल दे रखे, जो फ्लेमिंगोस थे और जो फिशेस थे वो दोनों जू प्लैंकटन खाते थे, तो अब उन दोनों के बीच में कंपटीशन आ गया कि जू प्लैंकटन तो लिमिटेड है, तो उन्हें इसके लिए फाइट करना पड़ता था, फ्लेमिंगोस और फिशेस में कंपटीशन आ गया इसकी वजह से, ठीक है। जैसे तुम्हारे सीट्स लिमिटेड है तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में कंपटीशन आ गया है ना, रिसोर्सेज लिमिटिंग है। अब दूसरा, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग, ज़रूरी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग इनहेबिटरी presence of other species even if resources are abundant, therefore अब देखो, अब इसका क्या मतलब है कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है फिर भी कंपटीशन हो रहा है। मान लो तुम्हारी क्लास में तुम्हें टीचर ने बोला कि बेटा खड़े होकर आंसर दो, तुम्हें आंसर आता भी है, ठीक है, तुम आता है तुम्हें, बट तुम नर्वस हो जाते हो और तुम आंसर नहीं दे पाते हो। वो तुम्हारी कैपेबिलिटी जो थी, तुम्हारी पोटेंशियल, जो तुम्हारी पूरी पोटेंशियल थी, तुम उस हिसाब से परफॉर्म ही नहीं कर पाई। जैसे तुम्हें होता ना कि तुम्हें ये आता था, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा था बट मैं एग्ज़ाम में देख के भूल गया, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से तुम पूरी पोटेंशियल पे अपना काम ही नहीं कर पाए। वही स्पीशीज़ के साथ होता है, ठीक है। कंपटीशन की फिर डेफिनेशन क्या हुई? कंपटीशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़, जो एक स्पीशीज़ की फिटनेस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। कोई दूसरी स्पीशीज़ आ गई, वो ना पहली स्पीशीज़ की फिटनेस यानी उनकी पॉपुलेशन को या उनकी पोटेंशियल को ख़राब कर रही है, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन अ लेबोरेटरी एज गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंट इकोलॉजिस्ट डिड। गॉस एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, अब जब रिसोर्सेज कम है, ठीक है, लिमिटेड खाना है, तो मतलब एक बर्गर आया है तुम्हारे घर में, अब जो ज़्यादा ताकतवर होगा ना, जैसे तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन, तुम हो और तुम्हारा भाई या बहन है और एक बर्गर आया, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा ना वो दूसरे को थप्पड़ मार के वो ले लेगा बर्गर और वो खा लेगा। तो ये क्या होता है कि जो ज़्यादा सुपीरियर स्पीशीज़ होती है ना वो खाना खाती रहती है, जो इन्फीरियर स्पीशीज़ होती है वो इस तरीके से एलिमिनेट हो जाती है बाद में, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज नॉट हाउएवर इन सब केसेस। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट हर बारी नेचर में ये नहीं होता है कि दूसरी स्पीशीज़ को एलिमिनेट कर गया। कभी कभी तुम्हारा भाई और तुम बहन हो, तुम दोनों आपस में शेयर कर लोगे, आधा आधा भी कर लोगे कभी कभी बढ़कर, तो ये काफ़ी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस एक आइलैंड था, वहाँ पे अबिंगडन टॉर्टोइस था और गोट थी, दोनों को ग्रास खानी थी, बट गोट्स ज़्यादा ग्रास खा जाती थी, तो अबिंगडन टॉर्टोइस स्लो होते हैं, है ना, तो टॉर्टोइस स्लो खाते थे, गोट फटाफट चट खा जाती थी सब कुछ, तो फिर जो टॉर्टोइस है वो एक्सटिंक्ट हो गई इस वजह से, ठीक है। अनदर उन्होंने एक और चीज़ दी कि कॉम्पिटिटिव रिलीज, मतलब अगर देखो गोट को हटा दे तो जो अबिंगडन टॉर्टोइस है वो बढ़ जाएगा ना नंबर में, क्योंकि गोट है ही नहीं, अब वो आराम से खाएंगे और आराम से रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं, ठीक है। अगर उसका कॉम्पिटिटिव स्पीशीज़ या सुपीरियर स्पीशीज़ को एक जगह से हटा दोगे तो वो आराम से बढ़ जाएगा नंबर में, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये इन दोनों पे PYQ आ रखे हैं, याद रखना। टॉर्टोइस और जो गोट गैलापागोस आइलैंड पे उनको ग्रास खानी थी, गोट ने ज़्यादा ग्रास खा ली, टॉर्टोइस बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है कॉलिन्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, शोड दैट ऑन अ रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का रॉकी, सुपीरियर बार्निकल्स बैलेनस डोमिनेट्स द इंटीरियर एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल कैथमेलिस फ्रॉम द जोन। एक इन्फीरियर सुपीरियर बार्निकल्स थी, उन्होंने जो इन्फीरियर बार्निकल्स थी उनको हटा दिया उस जगह से। बार्निकल ना छोटे छोटे गोल से होते हैं, वो वेल्स के ऊपर होते हैं जनरली, ठीक है, ऐसे बार्निकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो बेसिकली ये था कि मतलब जो सुपीरियर बालनस थी उन्हें इन्फीरियर को हटा दिया।
In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. इस पर तुम्हें असर्शन रीज़न आ सकता है, मतलब हर्बीवोर्स और प्लांट्स को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कॉम्पिटिशन से देन कार्निवोर्स. ठीक है. गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमने गॉस पढ़ा था ना, ऊपर साइंटिस्ट था, तो उसने उसका एक प्रिंसिपल था दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. इसका क्या मतलब है, ये 3 साल में रिपीट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, अगर देखो कोई ये स्पीशीज़ रह रही है एक जगह पे, ये रह रही है, अब ये दोनों क्या खाते हैं, ये दोनों घास खाते हैं, दोनों घास खाते हैं. अब दोनों घास खाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये मतलब ये घास खाने आता है इसकी, तो ये इसको धक्का मार के परे कर देता है कि मैं घास खाऊंगा, तो ये चढ़ घास खा रहा है अपनी. तो अब धीरे धीरे इनको खाना नहीं मिलेगा और ये मर जाएंगे और ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और ये यही रहेगा उस एरिया में, वही घास खाने वाला बचेगा अकेले में. तो इन्फीरियर स्पीशीज़ विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली. इन्फीरियर स्पीशीज़ धीरे धीरे कम होती जाएंगी. इन्फीरियर क्या होता है, जो कमज़ोर होता है, सुपीरियर जो स्ट्रॉन्गर होता है. दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज. अगर देखो बहुत ज़्यादा घास है तो ये अपना इधर घास खाई जा रहा है, ये अपना इधर घास खाई जा रहा है, दोनों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको मारने की. ठीक है. मोर रिसेंट स्टडीज़ डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कॉम्पिटिशन. अब जो रिसेंट स्टडीज़ है वो इसको नहीं मानती हैं. क्यों? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि दूसरी स्पीशीज़ मर ही जाए. ठीक है. को एग्जिस्टेंस भी होती है रादर देन एक्सक्लूजन. को एग्जिस्टेंस क्या होगी, मतलब देखो ये सुबह आया, इसने यहाँ की घास खा ली. ठीक है. ये बंदा आया शाम को इसने इसकी घास खा ली, तो अब वो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं. इसे बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग. मतलब एक बर्गर आया, तुम्हारे और तुम्हारे भाई ने आधा आधा करके खा लिया, आधा तुम्हारे भाई ने खा लिया, आधा तुमने खा लिया, है ना. इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग बोलेंगे. इफ़ टू स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंट डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग. मतलब इसने सुबह खा लिया, उसने शाम को खा लिया, डिफरेंट टाइम्स पे फीड कर रहे हैं. फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, मतलब चरने के पैटर्न. मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition due to behavioral differences in their foraging activities. मतलब मैकआर्थर ने क्या बोला, उसने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही वॉर्बलर्स की, और उसने दिखाया कि मतलब इनका चरने का पैटर्न अलग है, बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने कंपटीशन को अवॉइड कर दिया. तो ये भी एक स्टडी थी. ठीक है. अब हम आते हैं पैरासिटिज्म पे. Considering that the parasitic modes of life ensures free lodging and meals, it is not surprising that parasitism है. मतलब यहाँ पे वो आराम से फ्री में खाई जा रहा है. ठीक है. उसको कोई रेंट नहीं देना, कुछ दिक्कत ही नहीं है उसको, वो आराम से खाई जा रहा है, उसकी ऐश की जिंदगी, ना उसको डाइजेशन करने की ज़रूरत, ना खाना ढूंढने की ज़रूरत, बस एक जगह एक इंसान पर लग गया और वो खून चूसी जा रहा है उस इंसान का. Evolved in so many taxonomy from plants to have many parasites have evolved to be host specific. मतलब प्लांट ये पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब वो एक ही बंदे पे रहते हैं. या फिर देखो जैसे हमारा होस्ट है, मतलब मान लो जैसे इंसान है, इंसान के पेट में, अब ये देखो ये तुम्हारा है, इसके पेट में एसिड आ गया है. अब जो पैरासाइट है ना उसको भी डिवेलप करना पड़ेगा कि वो एसिड को टॉलरेट कर सके. तो ना को इवॉल्व होते हैं, साथ में इवॉल्व होते हैं. ये इवॉल्व हुआ ना तो इसका पैरासाइट भी इवॉल्व हो जाएगा. इफ़ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर रिजेक्टिंग एंड रेजिस्टिंग द पैरासाइट. अगर होस्ट ने स्पेशल मैकेनिज्म्स बना लिए तो पैरासाइट को भी मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो बच जाए. जैसे मच्छर है, मच्छर तुम्हारा खून पी रहा है, तुम ले आए ओडोमॉस ले आए, अब तुम लगा रहे हो. तो गाइस देखो, अगर तुम्हारे घर में बहुत मच्छर आ गए हैं, मच्छर आई जा रहे हैं, अच्छा तुमने ओडोमॉस लिया, तुम ओडोमॉस लगा रहे हो. अब मच्छर और तुम ओडोमॉस से नहीं पार कर पा रहे, फिर वो धीरे इवॉल्व हो जाएंगे और वो ओडोमॉस को टॉलरेट करना शुरू कर देंगे. ठीक है. और वो ये मतलब को इवॉल्व हो गए. तुमने नया चालू किया और मच्छर ने भी नया तरकीब निकाली तुम्हें काटने की. ठीक है. इफ़ द होस्ट इवॉल्व्स, ठीक है, अब ये तो हो गया. तो पैरासाइट भी इवॉल्व कर लेता मैकेनिज्म काउंटरैक्ट या न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है. अब देखो, हैज़ टू इवॉल्व मैकेनिज्म्स टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज इन अकॉर्डेंस with their lifestyle. Parasites evolved
स्पेशल अडेप्टेशंस, मतलब पैरासाइट ने स्पेशल अडेप्टेशन बना लिए, मतलब सेंस ऑर्गन ही नहीं होते उनके पास, एडहेसिव ऑर्गन उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो चिपकू बड़े होते हैं, वो चिपक जाएंगे एकदम तुमसे, शक्कर होते हैं वो बड़ी इजीली क्लिंग हो जाएंगे तुमसे। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उन्हें डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत, खून मिल रहा है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स चूस लेते हैं सीधा, ठीक है। और रिप्रोड्यूस बड़ी जल्दी करते हैं, 100-200 बच्चे ऐसे ऐसे बनाते हैं, वो इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। द लाइफ साइकिल्स ऑफ द पैरासाइट और ऑफन कॉम्प्लेक्स, इनकी कॉम्प्लेक्स होती है और या फिर 1 या 2 होस्ट भी होते हैं इनके, ठीक है। जैसे लिवर फ्लू के ह्यूमन में उसके दो होस्ट होते हैं, एक तो फिश या स्नेल और दूसरा ह्यूमन, ठीक है। द मलेरियल पैरासाइट, जैसे मलेरिया का पैरासाइट होता है जो प्लाज्मोडियम होता है तुम्हारा, उसको मॉस्कीटो चाहिए स्प्रेड करने में और ह्यूमन होस्ट भी चाहिए उसको, ठीक है। अब देखो मॉस्कीटो तुम्हारा पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट जुएं वगैरह हैं जो तुम्हारे से जुड़ के रहती हैं। मच्छर तो तुम्हारा खून चूसता है, अंडे बनाता है अपना रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, बट उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अकेला अलग रहता है तुमसे चिपक के नहीं रहता। वो जो पैरासाइट क्या होता है जो चिपक के रहे इंसान से, जैसे लीच हो गया वो तुम्हें ऐसे चिपक के रही है, या फिर जुएं हो गया वो तुम्हें ऐसे चिपक के जा रही हैं जहाँ जा रही हैं, तो वो होता है पैरासाइट। तुम्हारा मॉस्कीटो पैरासाइट नहीं है, मॉस्कीटो पैरासाइट नहीं है, ठीक है। पैरासाइट होस्ट को तो हार्म करते हैं और उनकी कैपेसिटी को, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं, रिड्यूस्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम कर देते हैं, मतलब वो उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें फिजिकली वीक कर देते हैं, बट उन्हें मारते नहीं है, मतलब तड़पाएंगे तुम्हें बट मारेंगे नहीं, तुम्हें फिजिकली वीक कर देंगे। Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without then why didn't natural selection lead to evolution of such totally harmless parasites? देखो ऐसे तो होना चाहिए, बट तुम्हारा पैरासाइट हो वो तुम्हें खून चूसे, तुम्हें नुकसान भी हो रहा हो, बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा पैरासाइट तुम्हारा खून चूस रहा है, उसको तुमसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो तुम्हारे तो न्यूट्रिएंट्स छिन गए ना, तुम वीक हो जाओगे, है ना। अब पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ, देखो एक्टो पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। एक्टो होते हैं जो तुम्हारे बाहर चिपक के रहेंगे, एंडो क्या होता है, टेप वर्म, तुम्हारे जैसे पेट में कीड़े आ जाते हैं, टेप वर्म्स आ जाते हैं, है ना, इंटेस्टाइन वगैरह में, वो एंडो है, वो अंदर है, एंडो अंदर, है ना। और एक्टो क्या होता है जो बाहर है, जैसे लीच हो गई, जुएं हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइस ऑन ह्यूमन्स, जुएं होते हैं जो, टिक्स ऑन डॉग्स, ठीक है। मरीन फिशेस में एक्टो पैरासाइट कॉपेपॉड होते हैं। कस्कुटा एक प्लांट है, वो ना प्लांट के आसपास रहता है और उससे ना न्यूट्रिशन लेता रहता है प्लांट से, ठीक है। अब देखो फीमेल मॉस्कीटो इज़ नॉट कंसिडर अ पैरासाइट, मच्छर पैरासाइट नहीं है, उन्हें अपना हमारा ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, बट वो पैरासाइट नहीं है, वो हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारा खून न्यूट्रिशन के लिए नहीं दे रहा, वो रिप्रोडक्शन के लिए उसे खून चाहिए, वो हमसे 24/7 चिपका नहीं हुआ है, ठीक है। एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्पेशलाइज होते हैं। बाहर रहना उसको तो आराम से वो रह लेगा, है ना, जुएं आराम से रह लेंगी, बट किसी को अंदर रहना है तुम्हारे जाके, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ तुम्हारे पेट में एसिड है, तो उसको स्पेशलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये ग्रेटली सिंप्लीफाइड होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, इस पर PYQ आ रखे, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, ये बर्ड्स में होता है। अब देखो जैसे तुम्हारी कोयल है, कोयल क्या करती है, क्रो ने नेस्ट बनाया, कोयल होती है तुम्हारी आलसी, वो क्रो ने नेस्ट बनाया, क्रो के नेस्ट में जाके अपना अंडा दे देगी, अंडा दे दे। अब क्रो बेचारा, उसको पता ही नहीं चलता है कि किसका अंडा है, मेरा अंडा है कि कोयल का, वो उस पर बैठ जाता है, उसको इंक्यूबेट करता रहता है अंडे को। जब अंडा हैच कर जाता है ना, तो जो कोयल का वो होता है ना, वो हैच कर जाता है, फिर उसको पता ही नहीं चलता कि भाई ये था, ये कोयल निकल आई है बीच में से, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग्स, देखो अब होस्ट का एग है, यानी कि जो क्रो का एग है, वो मतलब तुम्हारे पैरासाइट के एग से, मतलब कोयल के एग से साइज में, कलर में बहुत सिमिलर होगा, ठीक है। क्रो का अंडा देखोगे, कोयल का अंडा देखोगे, साइज कलर उनका बहुत बहुत सिमिलर होगा, ताकि जो तुम्हारा होस्ट है वो, मतलब जो क्रो है ना, वो डिटेक्ट ना कर पाए कि किसी और ने अंडे दिए हैं, ठीक है। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स, अब देखो कोयल एंड क्रो है, वो सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। ये ब्रूड पैरासिटिज्म था,
कि मतलब जो पैरासाइट बर्ड है, पैरासिटिक बर्ड कौन है, कोयल है, उसने अपने अंडे दे दिए होस्ट में, यानी कि क्रो के नेस्ट में अंडे दे दिए। अब क्रो तो बेचारा उसे इनक्यूबेट करता रहेगा और फिर कोयल निकल आएगी, और कोयल निकल आई, ठीक है। तो अब कॉमेंसलिज्म पे आते हैं। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, दिस इज द इंटरेक्शन विच वन स्पीशीज, एक का फ़ायदा होता है, दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ऑर्किड एपीफाइट होते हैं मैंगो ब्रांच पे। अब तुमने देखा कस्किटा भी पैरासिटिक प्लांट था, बट ऑर्किड क्या है, स्पेस पैरासाइट, मतलब जगह लेता है बस, और कुछ नहीं करता वो, ठीक है। अब बार्निकल्स ऑन वेल, बार्निकल्स वेल पे रहते हैं, वो वेल पे रह गए, वेल का जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा लेते हैं ऊपर वेल के, है ना, वेल के ऊपर लग के वो पूरे समुंदर में चलते रहते हैं, और जो उन्हें थोड़ा बहुत रह जाता है वेस्ट वगैरह वो खा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद द कैटल एग्रेट, कैटल एग्रेट क्या होता है, जैसे मतलब गायें वगैरह चल रही है ना, तो उनके पैर से ना ज़मीन में गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। तो कैटल एग्रेट ना एक वाइट कलर का बर्ड होता है, उनके आसपास घूमता रहता है, तो वो खा लेता है उन इंसेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद आते हैं egrets always forage close to the cattle grazing। अब कैटल जैसे जैसे चलती है ना, वो स्टिर अप एंड फ्लश आउट, तो इंसेक्ट होते हैं ना वो निकल आते हैं, क्योंकि अब देखो उसने घास खाई तो वो घास पूरी उखाड़ देती है, तो गड्ढे बन जाते हैं, तो गड्ढे बने तो अंदर अंदर जगह इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं, तो वो जो इग्रेट होता है ना, बर्ड होता है, वो खा लेते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। Another example is sea anemone that has stinging tentacles and clownfish that lives among them। सी एनिमोन होता है जिसके स्टिंजिंग टेंटिकल्स होते हैं, और क्लाउन फिश ना उसके अंदर आके रह लेती है। क्लाउन फिश तुमने फाइंडिंग मीमो में देखी होगी, है ना, तो क्लाउन फिश उसके अंदर आके रह लेती है। अब अंदर उसको प्रोटेक्शन मिल रही है क्योंकि इससे स्टिंजिंग टेंटिकल्स है, कोई आएगा ना तो वो मर जाएगा, पॉइजनस है। बट क्लाउन फिश आराम से अंडे दे देती है, उसमें आराम से रहती है और उसको कोई वो नहीं कर पाता, हार्म नहीं कर पाता। अब म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होता है, ये ऑब्लिगेटरी है। जैसे लाइकन्स किसके है, मतलब इसमें एल्गी और फंगाई है। उसके बाद माइकोराइजा में फंगाई और प्लांट्स हैं। अब इसमें क्या करता है, फंगाई क्या करता है, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ला के देता है कि ये लो न्यूट्रिएंट्स, फिर खाना बना के देता है प्लांट उसको, मतलब फंगाई क्या है, जो फंगाई और प्लांट शादीशुदा है। फंगाई क्या करेगा, बाहर से जाके खाना खुना मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके आएगा, उसको देगा, वो खाना बना देगा, वो प्लांट खाना बना देगा और उसको खाना देगा फंगाई को, ठीक है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब और भी होते हैं, मोस्ट स्पेक्टेक्युलरली फैसिनेट म्यूचुअलिज्म काफ़ी उधर होते हैं। अब देखो जैसे प्लांट्स फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं, पॉलिनेटर्स आते हैं, वहाँ पे नेक्टर लेते हैं, मतलब कोई बी वगैरह आएगी वो नेक्टर लेके जाएगी और सीड के उसको डिस्पर्स कर देगी और नए प्लांट उग जाएंगे, ठीक है। अब कुछ फ्रॉड कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नेक्टर रॉबर्स, वो नेक्टर भी ले जाते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिस्ट जो होते हैं वो कोइवॉल्व करते हैं। अगर देखो फंगाई चेंज हो गई तो प्लांट को भी तो बदलना पड़ेगा ना, ताकि वो साथ में रहते, क्योंकि वो बहुत ऐसे टाइट रहते हैं। अब दूसरा आ जाता है फिग और वॉस्प का रिलेशनशिप। फिग प्लांट होता है, अंजीर होता है, उसके अंदर क्या करता है, जो तुम्हारा वॉस्प है ना वो अंडे देता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और जो फिग है ना, फिग जो तुम्हारा अंजीर है, वो वहाँ पे देखो फीमेल वॉस्प उसमें अंडे ले देती है, और जो वास्प है उसकी पॉलिनेशन हो जाती है। वास्प जो करता है ना वो फिग की पॉलिनेशन कर देता है, ठीक है। फिग क्या करता है, उस वॉस्प को जगह देता है कि वो अपना रह सके, ठीक है, अपने लार्वा बना सके उधर, ठीक है। ऑर्किड शो अप बिविल्डरिंग, ऑर्किड्स जो होते हैं ना, अब वो क्या करते हैं, ऑर्किड को करनी है, जो कुछ ऑर्किड होते हैं मेडिटेरियन ऑर्किड जिसे ओफाइरस बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कॉल्पा बी, एक बी होती है, उसकी जैसे अपनी शक्ल बना लेता है। देखो कॉल्पा बी जैसे इसने शक्ल बना लिया। अब क्या होगा, उस पर ना दूसरा मेल मच्छर को, मेल बी को लगता है अरे ये तो मेरी फीमेल बी है, उसके ऊपर बैठ के वो अपना रिप्रोडक्शन करना चालू कर देता है। फिर वो जब उड़ के जाता है ना तो उसके साथ पोलन लग जाते हैं। ये ऑर्किड है, वो फीमेल बी नहीं है। ऑर्किड ने अपना शक्ल ऐसे बना लिया कि वो फीमेल बी जैसा लग रहा है। इट इज़ लाइक एंजल प्रिया है तुम्हारी, वो उसने तुमसे पैसे ले लिए, ठीक है, उसका काम भी बन गया और तुम्हें कुछ मिला भी नहीं टाइप्स सिचुएशन। वो उससे रिप्रोडक्शन करने के लिए गया है, बट एंड में बी पे लग जाता है पोलन लग के वो पॉलिनेशन कर देता है उसकी प्लांट की, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट, उसके साथ डिसीट हो गया, धोखा हो गया, ठीक है।
इसको बोलते हैं इससे सीडो कॉपुलेट हुआ, कॉपुलेशन नहीं हुई है उसके साथ, उसको लगा कि कॉपुलेशन हुई बट नहीं हुई है, ठीक है। इट ट्रांसफर्स पॉलन, पॉलिनेट कर देता है फ्लावर को, बट उसका तो नहीं हुआ। तो अगर देखो कॉल्पा बी की शक्ल बदल गई तो जो तुम्हारा ऑर्किड है उसको भी तो शक्ल बदलनी पड़ेगी ना, फीमेल के जैसे दिखने की, वरना तो वो तो मर जाएगा, उसकी पॉलिनेशन कैसे होगी, है ना। तो उसको भी रिजेम्बलेंस अपनी रखनी पड़ेगी फीमेल बी के हिसाब से, ठीक है। फटाफट इसकी हम तुम्हें एक रिकैप दे देते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा एक म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल क्या होते हैं तुम्हारे, एक ऑफायरस हो गया तुम्हारा, कॉल्पा बी होगी, और तुम्हारा क्या होगा वॉस्प एंड फिग हो गए, और तुम्हारे बेसिकली प्लांट्स हो गए, और प्लांट्स के साथ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हो गए, है ना। और तुम्हारा लाइकन हो गया, माइकोराइज हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा हो रहता है। कंपटीशन में क्या होता है कि मतलब एवोल्यूशन के लिए होता है, और इसमें एक स्पीशीज़ दूसरे को धक्का मार देती है, ठीक है। उसके बाद प्रीडेशन क्या होता है, एक स्पीशीज दूसरे को मार देती है, किल कर देती है। उसके पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म इज़ बेसिकली लाइक एक तुम्हारा पैरासाइट है, वो होस्ट के ऊपर उसका खून वगैरह चूस रहा है। कॉमेंसलिज्म क्या होता है, एक का फायदा हो रहा है दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका एग्जाम्पल है कैटल, इग्रेट वगैरह, ठीक है। और एमेंसलिज्म क्या होता है, जैसे पेनिसिलियम है वो बैक्टीरिया को मार रहा है, तो बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है, पेनिसिलियम को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे देखो ये है ना प्रेडेशन का एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। प्रे यहाँ पे तुम्हारा प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस है, उसका प्रीडेटर कौन है, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर तुम्हारा है मॉथ। प्रिकली पियर कैक्टस को कौन खाता है, मॉथ खाता है। यहाँ पे देखो पिजास्टर स्टारफिश होती है, वो इन्वर्टिब्रेट्स को खाती है, ठीक है। पिजास्टर स्टारफिश इन्वर्टिब्रेट्स को खाती है। मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस होती है, ठीक है। उसके बाद कैक्टस और अकेशिया होता है, उसमें थॉर्न्स होते हैं। और जो तुम्हारा वीड कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस वीड है, वो पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है, कौन, कैलोट्रोपिस, ठीक है। अब कंपटीशन में फ्लेमिंगो और फिश दोनों जू प्लैंक्टन को खाते हैं, गोट और टोटोइस दोनों ग्रास को खाते हैं। अब आगे जो तुम्हारे गोट और टोटोइस होते हैं वो दोनों ग्रास पे फीड करते थे, और ये गोट ने ज़्यादा ग्रास चढ़ ली और इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे आ जाता है, ये तुम्हारे दो तरीके के बार्निकल्स होते हैं, बैलेनस ज़्यादा सुपीरियर होता है कैथलमेंसिस, सो ये इसको निकाल देता है, ठीक है। पैरासिटिज्म्स के एग्जांपल है लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स। मरीन फिश में एक्टोपैरासाइट कोपपोड्स होते हैं। एंड कस्कुटा एक प्लांट है जो हेज प्लांट्स पे पैरासिटिज्म करता है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, कोयल ने अपने अंडे क्रो के नेस्ट में दे दिए। और उसके बाद कॉमेंसलिज्म ऑर्किड मैंगो पे स्पेस ले रहा है, ठीक है। और बार्निकल्स वेल्स पे, कैटल एग्रेट कैटल पे, क्लाउन फिश सी एनिमोन पे। म्यूचुअलिज्म में यक्का प्लांट और प्रोनुबा मोथ और यक्का प्लांट, और फिग और वॉस्प का रिलेशनशिप, लाइकन एंड माइकोराइजा। उसके बाद प्लांट्स और प्लांट्स के पॉलिनेटर्स, एंड देन ओफायरस और कॉल्पा भी।